हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने सबसे प्यारे विद्यालय ठाकुर वीरेंद्र सिंह सिकरवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्जुनपुर कदीम के द्वारा चलाई जाने वाली वर्चुअल क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं पुष्पेंद्र कुमार 12th क्लास की पोएट्री स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे पोएट्री क्या है, इसके भाग कितने हैं, आधार क्या है, या कविता के रूप कौन कौन से होते हैं, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे हम। आप लोग इस वीडियो के बाद में इसको लिख लेना और इसको सही से याद कर लेना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएट्री की डेफिनेशन क्या है। पोएट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। पोएट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति और इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। पोएट्री मतलब कविता है, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, की मतलब ऑफ मतलब का, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। ये डेफिनेशन पीबी शैली के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद हम प्रोज और पोएट्री दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। प्रोज इज सिंपल, मतलब प्रोज मतलब गद्य। इज सिंपल, प्रोज सिंपल है, बट लेकिन पोएट्री कविता जो है इज कॉम्प्लेक्स, जटिल है, सबटल सूक्ष्म है, एंड सबलाइम मतलब प्रभावशाली। गद्य साधारण है लेकिन पोएट्री जटिल, संक्षिप्त एंड प्रभावशाली है। प्रोज इज डल। प्रोज इज डल, गद्य डल सुस्त है, एंड बोरिंग बोर करने वाली है, क्योंकि उसमें आपको पता है व्याख्यात होते हैं, सीधे सीधे मतलब कई कहानियाँ होती हैं, बड़े बड़ी एक ही बात को राइटर छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा चक्कर कहते हैं, तो बोरिंग बन जाती है। बट पोइट्री इज़ इंटरेस्टिंग। पोइट्री बहुत रोचक होती है, एंड फुल ऑफ चार्म्स, एक आकर्षण से फुल होती है, मतलब उसमें एक एक बात का बहुत बड़ा मतलब निकलता है, वो एक मतलब आकर्षित करती है। अगर आपने बहुत से हमने ऐसे कविता हैं जो एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े मतलब निकलते हैं। प्रोज इज ऑब्जेक्टिव। प्रोज इज ऑब्जेक्टिव। प्रोज वस्तुनिष्ठ है, वाइल जबकि पोइट्री इज चीफली सब्जेक्टिव। चीफली मतलब अधिकतर, सब्जेक्टिव मतलब चेतना संबंधी। गद्य जो है आपकी वस्तुनिष्ठ है, जबकि पोइट्री अधिकतर चेतना संबंधी है। प्रोज फॉलोज ग्रामर। प्रोज जो है वो ग्रामर के रूल्स फॉलो करती है, बट लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ पोइट्री। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पोइट्री में ग्रामर के रूल्स फॉलो होते हों। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता इज द सोल ऑफ पोइट्री। वो आत्मा है पोइट्री की, कविता की आत्मा है। संक्षिप्तता कविता की आत्मा है। इसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री देखते हैं, मतलब पोइट्री का क्या आधार होता है, पोइट्री किस आधार पर लिखी जाती है, कविताएं किस आधार पर लिखी जाती हैं। सबसे पहले थॉट मतलब विचारों के आधार पे, इमोशंस मतलब भावनाओं के आधार पे, एंड इमेजिनेशन कल्पनाओं के आधार पर, रिदम तालमेल, जो तालमेल मतलब गाना बाना जो होता है उसके आधार पर, एंड मीटर मतलब छंद शास्त्र में जो छंद शास्त्र में जो दोहे वगैरह लिखे हुए हैं उसके आधार पर, जो हमारे पुराने रहीमदास जी या कबीरदास जी ने लिखे हुए उसके आधार पर। तो इस तरह से पोइट्री के ये 3 आधार विशेष बताए गए हैं। इसके बाद हम डिवीज़न ऑफ पोइट्री की अगर बात करें कि पोइट्री कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो केवल 2 भाग हैं उसके, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब स्वयं से संबंधित, जो स्वयं से संबंधित हो वो चीज़ जो लिखी हो हमने, और इम्पर्सनल मतलब जो स्वयं से संबंधित नहीं हो। ये 2 तरह के डिविजन्स इस पोइट्री में बनते हैं, 2 तरह के भाग इस पोइट्री से बनते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं
फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री के कितने रूप हैं। जो हम कविताएं जो देखते हैं इसमें कितने तरह के रूप हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, हम इन्हें देखते हैं। सबसे 1 लिरिक, नंबर 1 जो फॉर्म्स अगर देखें, रूप देखें पोइट्री का, तो लिरिक। लिरिक में क्या होता है, इसमें कविता को वीणा या बीन के माध्यम से गाया जाता है। वीणा आदि जो बजती हैं उसके माध्यम से इसको गाते हैं। इसके बाद है ओड। ओड में आपके संबोधन गीत गाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है ओड, इसमें संबोधन गीत गाए जाते हैं। थर्ड नंबर द सॉन्ग। द सॉन्ग तो सबको पता होगा कि गीत जो आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, वो गीत, वो भी एक तरह से कविताएं होती हैं, बस ये कि वो गा करके गाई मतलब सुनाई जाती हैं। इसके बाद सोनेट। सोनेट एक गाथा होती है और ये गाथा इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी, इंग्लिश ग्रामर में इसकी पोइट्री में आपकी 2 रूपों में बांटी गई है। नंबर 1 में है आपका इटालियन और पेट्रासिशियन सोनेट, और नंबर 2 में है, बी नंबर में जो है, इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट। सबसे पहले हम अगर बात करें इटालियन अथवा पेट्रिशियन सोनेट की, तो वो आपका 2 तरह के आधार उसमें होते हैं। इसको हम सोनेट को 14 पंक्तियों का लघु काव्य भी कहते हैं। 14 पंक्तियों का लघु काव्य। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। एक होता है ऑक्टेव, एक होता है सेस्टेव। ऑक्टेव होता है जो, उसमें पहली 8 लाइनें ली जाती हैं पोएम की, और जो सेस्टेव है उसमें लास्ट की 6 लाइनें होती हैं। इस तरह से 14 लाइन का ये बन जाता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो मैं आपको बताऊं तो वो ABBA, फिर ABBA, CDE और CDE, इस तरह से वो होता है। और दूसरा वाला जो बात करें इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट की, तो वो उसमें आपका जो स्टैंजा है वो 4 लाइन्स का मैन होता है और एक दोहे टाइप का, इसमें 2 लाइन दी रखी होती हैं और एक स्टैंजा आपका 4 लाइन का होता है। ये इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट कहलाता है। इसमें आपका जो राइमिंग स्कीम है वो ABAB, CDCD, EFEF और GG होती है। शेक्सपियर ने वैसे तो लगभग 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें काफ़ी ये फेमस भी रहे हैं। एक उनका सोनेट है सेल आई कंपेयर देयर टू ए समर्स डे, ये काफ़ी फेमस रहा था बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है एल्गी। एल्गी मतलब शोकगीत। ये आपकी पोइट्री में एक चैप्टर है आगे, एन एल्गी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें शोक गीतों को गाया जाता है। एल्गी मतलब शोक गीत उसमें गाए जाते हैं। द बैलेट, बैलेट मतलब कथा गीत उसमें गाए जाते हैं। इसमें कथाओं वगैरह के बारे में, डीड्स या ब्रेवरी मतलब बहादुरी के जो कार्य होते हैं, रोमांस, हैटर्ड या एडवेंचर संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी द बैलेट में गाए जाते हैं, द बैलेट में कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है द एपिक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य, जिसमें आपके रामायण या महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्य इसमें देखे गए हैं, लिखे गए हैं, और इसी को एपिक बोलते हैं। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। ये इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हैं। मतलब एक जो आपका जो एग्जांपल मैं बता दूं, आप पैराडाइज लॉस्ट एंड होमर्स इलियड, ये काफ़ी चर्चित रहे हैं दोनों महाकाव्य, दोनों एपिक जो होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है द मॉक एपिक। द मॉक एपिक तो आप समझ रहे होंगे, मॉक मीन्स उसमें से नकली होता है या मतलब महाकाव्य के जैसा ही होता है, पर उसमें रियल चीज़ें नहीं होती। ये बनावटी भाषा जो कहा जाता है, बनावटी भाषाओं में जैसे हम कहें द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, मतलब मेढक का और चूहे का युद्ध, तो ऐसी चीज़ें इस द मॉक एपिक में कही जाती हैं। रोमांस में सौर्यगाथा को कहा जाता है। वो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये लगभग 11वीं शताब्दी से 13 शताब्दी तक काफ़ी चर्चित रही थी। इसको रोमांस या मैट्रिकल रोमांस भी कहा जाता है। इसके बाद है सैटायर। सैटायर में आपका हास्य व्यंग गाए जाते हैं। हास्य व्यंग आप समझ रहे होंगे, हास्य व्यंग का मतलब है जो हंसाने वाले जो व्यंग होते हैं, दो सैटायर में आते हैं। और इसके बाद लास्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू।
इसमें आपका नाटकीय स्वागत भाषण किया जाता है। ड्रामेटिक आप ड्रामा वर्ड से समझ रहे होंगे। ड्रामा में जो यूज किए जाते हैं ऐसे शब्द, ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसी जो कविताएं हैं, जो कविताएं लिखी जाती हैं, ऐसी जो लाइनें, जो पंक्तियां ऐसी हैं, वो जो नाटकों में यूज की जाती हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी इमेज दिखा देता हूँ। आप इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए इस तरह से जैसे बनाया है। और इसके बाद हम इंटर क्लास की फर्स्ट चैप्टर द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। उसको पहले हिंदी में समझेंगे, उसके बाद सेंट्रल आइडिया, देन उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट को लिखना सीखेंगे, किस तरह से लिखते हैं, और एक्सप्लेनेशन को भी आपको समझाएंगे। तब तक आप इसको सही से अध्ययन कर लीजिए। ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।